नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे कोरोना की। कोरोना महामारी ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से कम हो रहे कोरोना के आंकड़े एक बाबार फिर से तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। इनमें केरल का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 46,164 नए मामले आए हैं और 607 लोगों की मौत हो गई है। लगातार दूसरे दिन कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 600 के ऊपर हो गई है। वहीं बीते 55 दिन में सबसे ज्यादा नए मामले पहली बार आए हैं। वहीं 13 दिनों में पहली बार नए मामलों की संख्या 40,000 के पार चली गई है। बात करें टीकाकरण की तो बीते 24 घंटे में 80,40,407 खुराकें दी गई। अब तक 60,38,46,475 लोगों को टीके की खुराक दी जा चुकी है। कोरोना से इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरल है। राज्य में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 31,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 215 लोगों की मौत हुई। सबसे चिंताजनक बात राज्य का टेस्ट पॉजिटिविटी रेट यानी टीपीआर है। राज्य में टीपीआर 19.03% हो गया है। देश भर में डेल्टा प्लस वेरिएंट की चिंता के बीच महाराष्ट्र में भी कोरोना के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 5 दिन के भीतर कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। राज्य में 5,031 नए मामले सामने आए और 216 संक्रमितों की मौत हो गई। इससे पहले 21 अगस्त तक संक्रमितों की संख्या 5,000 से कम आ रही थी। कोरोना के बदलते स्वरूपों के बीच देश में पब्लिक हेल्थ की दो बड़े एक्सपर्ट्स एसोसिएशन ने सरकार से कोविशील्ड की 2 डोज में अंतर को कम करने की सलाह दी है। इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन ने कोविशील्ड की डोज में 12 हफ्ते की बजाय अब 8 हफ्ते के अंतर करने की केंद्र सरकार को सिफारिश की है। 2 डोज के अंतराल को कम करने की सिफारिश में सबसे बड़ी दलील वायरस के नए म्यूटेंट में बदलाव और नए स्ट्रेन का पैर पसारने की दी जा रही है। जब देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तब की 2 डोज में 28 से 42 दिनों का अंतर था। फिर ये डोज 28 से 56 दिनों का अंतर इसमें हो गया और अब कोविशील्ड की ये डोज में 84 से 112 दिनों का अंतर जरूरी किया गया है। सरकार ने तब कोविशील्ड की दोनों डोज में ज्यादा अंतर को वैक्सीन की प्रभावी क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी बताया था, लेकिन अब एक्सपर्ट एसोसिएशन कोरोना के नए नए वेरिएंट से बचाव के लिए गैप को कम करने की मांग कर रहे हैं। आईपीएचए की डॉक्टर सुनीता गर्ग ने कहा कि 80% केस डेल्टा वेरिएंट के आ रहे हैं। हम जानते हैं कि डेल्टा वेरिएंट ज्यादा संक्रमण फैलाता है, इससे होने वाला संक्रमण भी ज्यादा गंभीर हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि हम 2 डोज के गैप को करें। ब्रिटेन ने इस गैप को कम कर दिया है। दोनों डोज मिलने के 2 हफ्ते बाद ही शरीर कोरोना से लड़ने के लिए सुरक्षित होता है। सवाल यह है कि आखिर कोरोना के बढ़ते आंकड़े क्या चिंता का सबब हैं? क्या केरल के आंकड़े डराने वाले हैं? क्या प्रतिबंधों में ढील पर फिर से विचार करने की जरूरत है? सवाल यह भी है कि म्यूटेंट हो रहे वायरस के लिए क्या डोज के गैप में कम करना होगा अंतर को। और मेरे साथ 2 खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, सीनियर डॉक्टर, धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल से। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी मेरे साथ जुड़ रही हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अंशुमान जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, कोरोना के बढ़ते ये मामले चिंता की कितनी बड़ी वजह बन सकते हैं? बिल्कुल, केरल में जो सर्ज तो मान सकते हैं कि थर्ड वेव की शुरुआत हुई है, क्योंकि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव भी आपने यही देखा था। साउथ कोस्टल रीजन से स्टार्ट होता था, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान होते हुए दिल्ली, उसके बाद ईस्ट में जाता था। यही वेव का पैटर्न रहा, इस बार भी यही पैटर्न होना चाहिए। दूसरा ये हो सकता है कि फर्दर डेल्टा प्लस के बियॉन्ड भी कोई स्ट्रेन म्यूटेट हो रहा है, वो तो जीनोमिक सीक्वेंस एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये डराने वाला मामला जरूर है, क्योंकि एक दिन में सर्ज बहुत ज्यादा हुआ और पूरे हिंदुस्तान के नंबर ऑफ केसेज, मैक्सिमम केसेज एक स्टेट केरला से हुआ और डेथ भी हुई। इसलिए डराने वाला मामला है और हमें अपने वैक्सीनेशन पॉलिसी को भी चेंज करने के लिए ये भी इसका संकेत दे रहा है। तो डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, असल में केरल के आंकड़े कितने डराते हैं? क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन को पार कर चुके हैं? यहां से स्थिति और खराब होने की आशंका हम जाहिर कर सकते हैं? डॉक्टर स्वाति, आप मेरे साथ हैं? तो डॉक्टर स्वाति तक शायद हमारी आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन डॉक्टर अंशुमान लगातार बन रहे हैं। तो डॉक्टर अंशुमान, केरल के आंकड़ों को लेकर आपका एनालिसिस क्या है सर? ये हॉटस्पॉट बनता जा रहा है क्या? और अगर तीसरी लहर आती है तो क्या माना जाए केरल की भूमिका बहुत ज्यादा दिखाई देती है इस कॉन्टेक्स्ट में? जब फर्स्ट वेव भी कोरोना का आया था, इंडिया में कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो छिटपुट केसेज जयपुर, आगरा को छोड़ के मैक्सिमम केसेज केरल में हुए थे। केरल में क्योंकि बाहर से फ्लाइट ज्यादा आ रही थी, बाहर से माइग्रेंट ज्यादा आ रहे थे और केरल का अहम रोल सेकेंड वेव में भी रहा। थर्ड वेव में भी हम यही कह सकते हैं कि केरल में हॉटस्पॉट है।
एक तो लोग दलील देते हैं कि केरल क्योंकि केसेस टेस्ट ज्यादा करता है इसके लिए केसेस ज्यादा आते हैं, ऐसा नहीं है। टेस्ट बाकी स्टेट में भी अब काफी होने लगे हैं। अब ये नहीं कह सकते टेस्ट की कोई स्टेट में कमी रही है, एक के दूसरे स्टेट को छोड़ दीजिए तो। लेकिन नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां ससेप्टेबल पॉपुलेशन, मतलब ऐसी आबादी जिनको न कोरोना का वैक्सीन लगा है न कोरोना का संक्रमण पास में हो, ऐसे लोग अभी भी काफी हैं और वो संक्रमित हो रहे हैं, उनसे हॉटस्पॉट बनेगा और देश के बाकी जगहों पे फैलेगा। जो रास्ता मैंने ट्रैक बताया वही ट्रैक फर्स्ट वेव में भी रहा, सेकेंड वेव में रहा, थर्ड वेव में वही ट्रैक रहना चाहिए, ऐसा लगता है। जी, लेकिन डॉक्टर अंशुमान, ये कहा जा रहा है कि कोविशील्ड के बीच का जो गैप है उसको भी कम करने की जरूरत है, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल। ये देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर था, जब उन्होंने कहा था कि कोविड के को हम बढ़ा देते हैं, उन्होंने बढ़ाने की बात जब कही थी तो 8 से 12 हफ्ते का गैप बढ़ाने कहा था, जब 4 हफ्ते से चेंज हुआ था। लेकिन जैसे ही यूके में थर्ड वेव स्टार्ट हुआ, उनके एक्सपर्ट ने रिकमेंड किया कि इसके डोज ड्यूरेशन को कम कर दें, मतलब वापस से 6 हफ्ते पे ले आइए। अब इतना गैप देना उचित नहीं है कि हमें दोनों डोज दे के प्रतिरोधक क्षमता मैक्सिमम आबादी में बढ़ा के रखनी है, तभी हम इसकी चेन को तोड़ पाएंगे। ये यूके का रिकमेंडेशन हुआ। इसी कारण यूके में जब थर्ड वेव हुआ तो आप जान रहे हैं कि 50% आबादी उनकी ऑलरेडी दोनों डोज लग चुकी थी उनको वैक्सीन की, फिर भी तीसरी लहर आई। तो हिंदुस्तान में भी जो 3 महीने का गैप कोविशील्ड में है उसको कम करना चाहिए और जल्दी से जल्दी या तो मिक्स मैच ट्रायल वैक्सीन का अप्रूव हो और दूसरी डोज वैक्सीन से सेकेंड डोज की आपूर्ति की जाए, या तो कोविशील्ड की डोज पर्याप्त मात्रा में दे के एक्सपोर्ट बंद करके हिंदुस्तान में ड्यूरेशन को कम करके सेकेंड डोज दे दिया जाए। जी, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। तो डॉक्टर स्वाति, ये बढ़ते हुए मामले असल में किस ओर इशारा करते हैं? आपका एनालिसिस क्या है? क्या वजह दिखाई देती है कि केरल में लगातार मामले बढ़ रहे हैं? क्योंकि एक दलील जिसका डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि वहां पे टेस्टिंग ज्यादा होती है, इसलिए आंकड़े भी ज्यादा है। क्या यही माना जाए या फिर चिंता की बात कुछ और भी है? नहीं, देखिए जैसे अभी डॉक्टर अंशुमान ने बोला, ये बात बिल्कुल सही है कि एक तरफ टेस्टिंग जहां ज्यादा हो रही है वहीं ससेप्टेबल पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और यही समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए अगर किसी प्रदेश में लगातार 20,000 के आसपास मामले चल रहे हैं तो ये साफ तौर से दिख रहा है कि ट्रांसमिशन हो रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे को संक्रमण जा रहा है। अगर आपको याद हो, दिल्ली में, मुंबई में जब हम लोग लॉकडाउन लगाते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे नंबर्स कम होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी केरला में आप जिस तरह से देख रहे हैं कि नंबर्स कम नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वही संख्या पे 1-2 दिन के अंदर घूमकर हम वापस आ जाते हैं। इसका मतलब साफ तौर से ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है और वो लोग जब एक दूसरे से संपर्क में आते हैं तो संक्रमण तेजी से फैलता है। और ये जो वायरस है, वैसे भी जो डेल्टा वेरिएंट है, ये और भी ज्यादा तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। 10,000 गुना जो है देखा जा रहा है कि ज्यादा वायरल लोड ये क्रिएट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में बहुत खतरनाक वायरस है जिससे के साथ हम इस वक्त जूझ रहे हैं। और ऐसे में अगर लोग लापरवाही करेंगे, जो कि बार बार जब त्योहार आते हैं या इस तरह की कोई भी मार्केट्स वगैरह खुलते हैं तो आप देखते हैं कि लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं, भीड़ सब जगह इकट्ठी हो रही है। तो इन सब चीजों की वजह से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। देखिए सरकार टीकाकरण करने की पूरा प्रयास में लगातार लगी हुई है। टेस्टिंग और ट्रेसिंग भी केरला जैसे स्टेट में बहुत अच्छी हो रही है, वो लगातार बहुत ज्यादा तेजी से इसको कर रहे हैं। एक तरफ सरकार जहां लगातार ये प्रयास कर रही है, वहीं लोगों के लिए भी जरूरी है कि वो संयम रखें, इस बात को समझे कि इस साल और एक तरफ कम से कम अब टीकाकरण तो आ ही गया है, तो इस साल और थोड़ा और संयम अगर हम रखें साल के अंत तक, जब तक कि हम एक अच्छे नंबर को अचीव नहीं कर लेते। क्योंकि अभी भी देखिए भारत में जहां हम 60 करोड़ डोजेस की बात कर रहे हैं, जनता बहुत ज्यादा होने की वजह से वो नंबर जब हम वैसे कैलकुलेट करते हैं तो 10%, 12% के आसपास ही पहुंच कर ठहरता है। ऐसी स्थिति में जब बहुत ज्यादा जनता ऐसी है जिसके टीका नहीं लगा है, जिसको की एंटीबॉडीज नहीं बनी है, तो ऐसी स्थिति में लगातार ये चिंता रहेगी और यहीं से लहरें उठने की संभावनाएं भी बढ़ती जाएंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जहाँ हैं वहीं पर अगर अंकुश लगाएं तो कम से कम हम बाकी भारत को भी सुरक्षित कर पाएंगे और जहाँ ये संक्रमण फैल रहा है वहां भी जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी कमी महसूस नहीं होगी, वरना धीरे धीरे स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने लगती हैं। तो डॉक्टर स्वाति, ये माना जाए कि फिर जो असल में ढील दी गई है प्रतिबंधों में, उस पर फिर से विचार करने का समय आ गया है? देखिए बिल्कुल केरला को इस वक्त स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। जब उनका टोटल पॉजिटिविटी रेट
प्रतिशत के आसपास चल रहा है, जो कि एक काफी बड़ी संख्या है। तो उनको स्ट्रिक्ट इस वक्त एक्शन लेने की जरूरत बिल्कुल होगी। ये ना सोचें कि त्योहार आ रहे हैं, ये ना सोचें कि अब हमारे को ये आयोजन करने की जरूरत है या अब हमारे ये इवेंट्स आ रहे हैं। उन सब का हमें बलिदान इस साल और देना ही होगा। और देखिए, बाकी राज्यों की तरफ अगर आप देखें तो वो लोग भी ये काम कर रहे हैं। जहाँ संक्रमण ज्यादा नहीं है वहां भी लगातार ये बात हो रही है कि पहले हमें स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी, जीवन बचाने को प्राथमिकता देनी होगी। अभी और लोग इस साल अपने घरों में रह करके त्योहारों को मना सकते हैं, जैसे हमने पिछले साल मनाया था, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। देखिए, जब अमेरिका में, ब्रिटेन में अभी संक्रमण बढ़ा तो वहाँ बच्चे भी काफी तादाद में संक्रमित हुए हैं। उनको बचा पाना तब संभव नहीं हो पाता है और बच्चों के लिए वैक्सीन अभी नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, ये वर्ग सुरक्षित रहे, तो हम ही लोगों को प्रयास करना होगा कि हम कम से कम निकलें, हम संक्रमण को बढ़ावा ना दें, अपने बच्चों को एक्सपोज ना करें। तो ये प्रयास अगर हम नहीं करेंगे तो फिर तीसरी लहर जिसकी लगातार चेतावनी दी जा रही है वो एक रियलिटी बन जाएगा। अभी हम क्योंकि टीकाकरण कर रहे हैं तो तीसरी लहर अभी तक नहीं आ पाई है और हम अगर कोशिश करेंगे तो उसे और पीछे धकेल सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो हम लोग न्योता देंगे और ऐसे में कभी भी तीसरी लहर का आगाज हो सकता है। हो सकता है यही केरला, महाराष्ट्र जहां लगातार संक्रमण बढ़ रहा है वहीं से तीसरी लहर उठ जाए। क्योंकि देखिए, भारत में किसी स्टेट मूवमेंट पे अभी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। हमारी बाउंड्रीज पोरस हैं। ऐसे में कब कहाँ से उठ करके एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में इन्फेक्शन आ जाएगा ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए पूरे भारत को बचाने के लिए, सब लोगों को बचाने के लिए हम लोगों को ये सभी को प्रयास करना होगा और टीकाकरण करवाएं। अभी भी बहुत लोग मन में शक शुबा लेके बैठे हैं कि हमें टीकाकरण नहीं कराएं या नए वेरिएंट्स आ गए तो पता नहीं अब वैक्सीन इन वेरिएंट्स पर कारगर है या नहीं। तो ये सब बातें ना सोचें। वैक्सीन पर जो है वो डेल्टा वेरिएंट्स या जितने भी और वेरिएंट्स है सभी पर कारगर है और आपको तीव्र बीमारी होने से बचाएंगे। तो आप आईसीयू जाने से, हॉस्पिटल जाने से बच जाएंगे अगर आपने टीका लगवाया है। तो जरूर टीका लगवाएं और ये मन से जो भी भ्रम है उन्हें दूर करें। ठीक है, तो डॉक्टर अंशुमान, ये माने कि असल में जो त्योहारों पे दी जाने वाली छूट है वो बढ़ते हुए आंकड़ों की एक बड़ी वजह है। बकरीद के बाद हमने देखा था मामले बढ़े, अब ओणम के बाद हम देख रहे हैं कि मामले बढ़ गए हैं। तो इस तरह त्योहारों पर दी जाने वाली छूट से अभी हमें बचना होगा। जैसे डॉक्टर स्वाति भी कह रही थी कि त्योहारों का बलिदान अभी हमें कुछ और देना होगा। बिल्कुल, डॉक्टर स्वाति ने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, आपको याद हो कांवड़ यात्रा पे सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया था उसके तुरंत ही बाद बकरीद पे 3 दिन का लॉकडाउन में छूट दे दी गई थी केरला में। उससे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा पे मेरा निर्णय है उसी तरह से बकरीद के भी निर्णय को माना जाए और लॉकडाउन में छूट नहीं दी जाए। कहा जाता है, सची वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भया राज धर्म तनकीन करी हो ही बेगहीनाथ। मतलब सची वैद्य मतलब चिकित्सक और गुरु, इन तीन को प्रिय बोलने के लिए काम नहीं करना चाहिए, देश के हित में काम करना चाहिए। और देश के हित में आज के दिन यही है कि चाहे मूवी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, मंत्रालय हो, कहीं भी भीड़ जमा हो तो कोरोना स्प्रेड होगा। इसलिए निष्पक्ष भाव से आप इसको अवॉइड कीजिए गैदरिंग को। ये इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको बिल्कुल पुख्ता इसको अमल करें, इसमें कोई दो मत नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर स्वाति, वैक्सीनेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है अगर तीसरी लहर जिसकी हम लगातार आशंका जाहिर करते हैं उससे बचना है और इस तरह के मामलों से भी बचना है। लेकिन वर्तमान स्थिति में वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो आपको एप्रोप्रिएट दिखाई देती है मैडम? मौजूदा स्थिति के हिसाब से बिल्कुल ठीक है? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि टीकाकरण के अलावा हमारे पास इस वक्त कोई और विकल्प नहीं है और सबसे बेहतर विकल्प है इस वक्त हमारे पास। लेकिन जिस तरह से आपने बात करी, इसको हमें और तेजी देनी होगी और बढ़ावा देना होगा। लेकिन देखिए, अगर आप लगातार देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये बात बोल रही है कि राज्य सरकारों के पास अभी 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन पड़ी हुई हैं, अलग अलग राज्य सरकारों के पास। तो लोग भी अभी उतना ज्यादा आगे नहीं आ रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। तो कम से कम लोगों को भी लगातार जो है अपने जो उनके भ्रम है उनको दूर करें। क्योंकि देखिए, सरकार अभी और वैक्सीन को भी स्वीकृति दे रही है। धीरे धीरे हमारे पास वैक्सीन बढ़ती जाएंगी। अब बच्चों के लिए भी आज बात हुई थी कि ज़ाइकोव डी जो है अब अक्टूबर से अवेलेबल हो जाएगी 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। तो प्रयास निरंतर हो रहे हैं और इतने बड़े देश में वैक्सीन लोगों तक पहुंचाना ये भी कोई एक छोटा कार्य नहीं है। लेकिन हम 60 करोड़ की मात्रा को छू चुके हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी जिसको लगातार
सब लोग करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी, लेकिन वही लोगों का सहयोग चाहिए होगा। जब तक दोनों हाथ नहीं मिलेंगे तब तक ताली नहीं बजेगी। बिल्कुल। इसलिए जरूर लोग भी आगे आए, ये ना सोचे। देखिए अभी जेंडर गैप भी दिखाई दे रहा है कि टीकाकरण में जो महिलाएं हैं उनको 6% कम टीकाकरण लगा है। तो कोरोना ने चिंता बढ़ा दी है और ये चिंता फिलहाल केरल से बढ़ती हुई पूरे देश की तरफ आते हुए दिखाई देती है। और इसी चिंता का सबब क्या है और इस चिंता का सलूशन क्या है, ये समझने की आज कोशिश कर रहे हैं। दो खास मेहमान लगातार मेरे साथ चर्चा में बने हुए हैं। डॉक्टर अंशुमान, ब्रेक से पहले डॉक्टर स्वाति ने एक जिक्र छेड़ा कि असल में वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी हम उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से हमें रिएक्ट करना चाहिए। इस संजीदगी की वजह ना होने की बड़ी वजह क्या समझ में आती है सर? और जेंडर गैप भी एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखिए, वैक्सीनेशन में आज नए इतिहास में हर बार हिंदुस्तान की एक ही तरकीब रही है कि पहले वैक्सीनेशन के खिलाफ अफवाह हुआ, कभी धार्मिक, कभी राजनीतिक, कभी कुछ होता है। ये हुआ उस समय तो हम मानते थे वैक्सीन हेजिटेंसी है, हिचकिचाहट है वैक्सीन लगवाने में, किसी को साइड इफेक्ट का डर है, किसी को किसी चीज का डर है। लेकिन उसके बाद अब जब हेजिटेंसी क्लियर हो गई, खास करके जब हेल्थ केयर वर्कर लगवा लिए, तो हम लोगों से ज्यादा क्रिटिक्स कौन हो सकता है मेडिकल का? हम लोगों ने लगवा लिया, उसका हेजिटेंसी खत्म होनी चाहिए थी। दूसरा हिंदुस्तान का की प्रॉब्लम स्वास्थ्य सेवाओं में जेंडर गैप का होता है। महिलाएं हर समय अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करती हैं और पुरुष भी उसमें बढ़ावा देके कभी ये नहीं करते हैं कि आप जाके वैक्सीन लगवाओ या स्क्रीनिंग करवाओ, जांच करवाओ, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान दो। सेकेंड गैप जो डॉक्टर स्वाति ने पॉइंट आउट किया, जेंडर गैप इस कारण है। बीच में जो प्रॉब्लम आई थी, गवर्नेंस के लेवल में प्रॉब्लम आई थी कि वैक्सीन की एबिलिटी की प्रॉब्लम थी। अब एबिलिटी की प्रॉब्लम जब खत्म होती दिख रही है तो अब चाहिए या तो आप कम्युनिटी लेवल पे जागरूक करें या तो गवर्नमेंट मैंडेटरी करे, लेकिन वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी। और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि टारगेट 1 करोड़ पर डे वैक्सीनेशन का रखिए, तभी आप ईयर एंड तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कर पाएंगे। और फर्दर नए वेरिएंट को, खास करके हाइब्रिड वेरिएंट से हम लोग ज्यादा डरे हुए हैं, हाइब्रिड वेरिएंट को रोक सकेंगे अगर इस चेन को तोड़ पाए तो। अन्यथा फिर से सेकेंड वेव में आपने डरावना दृश्य देखा था, उस दृश्य को देखने के लिए तैयार है। जी डॉक्टर स्वाति, असल में कई बार इस तरह की चर्चा भी होती है, ये जानने की इच्छा होती है कि दूसरी वेव में हम खत्म हो गई है, क्या हम उतने रिलैक्स हो गए और तीसरी वेव क्या आनी ही है? क्योंकि तीसरी वेव को लेकर भी कई तरह की थियरीज हैं, कई तरह के ओपिनियंस हैं जो कहते हैं कि नहीं आएगी, कोई कहता है नहीं आएगी, आएगी तो बहुत कम असर होगा। ये किस तरह की थियरीज हैं मैम, थोड़ा बताइए। देखिए, अगर हम इसको इस तरह से समझें, जब दूसरी लहर हमारी काफी पीक पर थी, सभी प्रदेशों में ज्यादातर लॉकडाउन लग गया था उस वक्त, और जैसे जैसे हम रिलैक्सेशन करने लगते हैं, जब मामले कम होने लगते हैं, फिर से लोग बाहर निकलने लगते हैं, तो लॉकडाउन एक स्पीड ब्रेकर की तरह ही केवल होता है। वो पूरी तरह से संक्रमण को खत्म नहीं कर सकता और इसीलिए फिर दोबारा से हम सर्च देखते हैं। लेकिन भारत क्योंकि एक बहुत विशाल देश है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर पीक आती है, आप देख रहे हैं कि एक जगह की लहर खत्म होती है तो दूसरी जगह की लहर शुरू हो जाती है। इस वजह से जो भारत के टोटल नंबर्स हैं उनमें हमने अभी तक उतनी गिरावट नहीं देखी जितनी कि दूसरी वेव के बाद हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कम हो जाएंगे मामले, 10,000 9,000 के आसपास आ जाएंगे। ऐसा हमने बिल्कुल नहीं देखा और लगातार आप देख रहे हैं कि 40,000 के आसपास हमारे मामले घूम ही रहे हैं। इसी वजह से लगातार ये बात भी हो रही है कि हो सकता है कि तीसरी लहर का आगाज यहीं कहीं बीच में से ही हो जाए। जरूरी नहीं है कि नंबर बिल्कुल नीचे तक आए और उसके बाद ही हम तीसरी लहर को आते हुए देखें, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रदेश बहुत सारे हैं भारत में। ऐसी स्थिति में हमें ये जरूर समझना होगा कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको की एंटीबॉडीज नहीं बनी है और ऐसे में वायरस को मौका बहुत आसानी से मिल सकता है कि वो फिर से ट्रांसफर होने लगे एक व्यक्ति से दूसरे में, और जिन प्रदेशों में अभी हम मामले कम होते देख रहे हैं वहां दोबारा सर्च आ जाए। एक अच्छी बात जरूर ये है कि अभी वायरस का कोई बहुत ऐसा नया म्यूटेंट सामने नहीं आया है। फिलहाल जो अभी सब जगह दिख रहा है वो डेल्टा वेरिएंट ही है और भारत में दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट की वजह से ऑलरेडी आकर के जा चुकी है। ऐसी स्थिति में संभावनाएं कम लग रही है कि कोई एक बहुत बड़ी वेव आएगी और फिर से बहुत तबाही का मंजर सामने आएगा। लेकिन वायरस भी शातिर है, अपने रूप को लगातार बदलता रहता है, इसीलिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग की लगातार बात होती रहती है कि वो सरकार को तेजी से करते रहना चाहिए जहां भी संक्रमण बढ़ रहा है, ये देखने के लिए कि कोई नया वायरस का रूप तो सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। और ऐसी स्थिति में सभी को इमीडिएट एक्शन। ठीक है, तो अभी हम इत्मीनान में नहीं आ सकते, हमको अलर्ट ही रहना होगा और तमाम तरह की प्रिकॉशंस
हमको अख्तियार करने होंगे जिनके बारे में लगातार कहा जाता है। डॉक्टर अंशुमान और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने समय निकाला चर्चा में जुड़े। तो आपको अपना ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है और कोरोना की बढ़ती हुई इस लहर से और बढ़ते हुए इन मामलों में वो तमाम एहतियात करने हैं जिनके बारे में सरकार की गाइडलाइंस हैं, जो सरकार लगातार आपको कहती रहती है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही।